नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव पर विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने माना निर्माण की जानकारी थी। एनबीए ने कहा अदालत के अंतिम आदेश तक रिपब्लिक टीवी को रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के मामले बढ़ने के बीच भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने फैक्ट शीट जारी की और उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी आदित्यनाथ पर फेसबुक पोस्ट करने के कारण छात्र गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव बसाए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने कहा है कि वो देश की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखता है और अपनी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की आजीविका को उन्नत बनाने के लिए सड़कों और पुलों समेत सीमा पर अवसंरचना के निर्माण को तेज कर दिया है। मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया तब सामने आई जब एनडीटीवी की एक खबर के बारे में पूछा गया। खबर के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश के विवाद क्षेत्र में एक नया गांव बसाया है और इसमें करीब 101 घर हैं। रिपोर्ट कहती है कि 1 नवंबर 2020 को खींची गई इन तस्वीरों का विभिन्न विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया, जिन्होंने पुष्टि की है कि निर्माण भारतीय सीमा के भीतर लगभग 4.5 किलोमीटर के दायरे में किया गया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकारी मानचित्र के अनुसार हालांकि ये भारतीय क्षेत्र में है, लेकिन 1959 से ये चीनी नियंत्रण में है। शुरुआत में यहाँ सिर्फ चीन की एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन इस समय एक पूरा गांव बसा दिया गया है जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं। ये गांव सारी चू नदी के तट पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में है, जो भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित क्षेत्र है। इसे सशस्त्र संघर्ष द्वारा चिन्हित भी किया गया है। समाचार चैनल ने यह दावा किया है कि यह खबर उसे विशेष रूप से प्राप्त उपग्रह यानी सैटेलाइट तस्वीरों पर ये चित्र जो है वो आधारित हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले लगभग 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। और बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व प्रमुख पार्थ दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के संबंध में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का कहना है कि अदालत के अंतिम आदेश तक रिपब्लिक टीवी को बार्क रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाना चाहिए। एनबीए ने अपने बयान में यह भी कहा है कि चैनल द्वारा रेटिंग के हेरफेर ने प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा को बेहद नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही उसने टीवी रेटिंग में हेरफेर करने से संबंधित मामले के अदालत में लंबित रहने तक भारतीय टीवी प्रसारण फाउंडेशन से रिपब्लिक टीवी की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग की है। एनबीए का कहना है कि चिंताओं के समाधान के लिए टीवी रेटिंग्स एजेंसी द्वारा कार्रवाई किए जाने तक टेलीविजन समाचार चैनलों की रेटिंग स्थगित रहनी चाहिए। बता दें कि कई टीवी चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व प्रमुख पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया है कि किस तरीके से उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीकों के बारे में चर्चा की थी। दासगुप्ता को जब दिसंबर 2020 में हिरासत में लिया गया था, तब पुलिस ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी की टीआरपी में हेरफेर करने के लिए उन्हें लाखों रुपए की घूस दी गई थी और ये बात खुद दासगुप्ता ने स्वीकार की है। बता दें कि वहीं पर पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले में दायर की गई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ जमा की गई 1000 से ज्यादा पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें कथित जो है वो चैट के बारे में खुलासा हुआ था। ये जो चैट है वो कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के बीच किए गए थे, जिसमें ये साफ झलकता है कि व्हाट्सएप मैसेज जो है वो गोस्वामी की प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नजदीकी संबंधों को उजागर करते हैं। ये चैट जो है साथ में ये भी देखने को मिला था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया था। इन संदेशों से ये साफ था कि गोस्वामी को उन प्रमुख फैसलों की भी जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे और ये बेहद गोपनीय फैसले थे। ऐसा लगता है कि उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी पहले से जानकारी थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान के शुरू होने के बीच कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कई मामले सामने आए हैं, जिस वजह से कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और कोविशील्ड की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एक फैक्ट शीट जारी की है।
इस फैक्ट शीट में आमतौर पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि किन किन बीमारी या फिर अवस्थाओं में लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इन दोनों ही कंपनियों की फैक्ट शीट में अमूमन एक जैसे ही हिदायतें दी गई हैं, जैसे कि जिन लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम है या फिर ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके साथ ही तेज बुखार, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, गर्भवती महिलाएं, गर्भाधारण पर विचार करने वाली महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगवाने की सलाह दी गई है। बता दें कि भारत बायोटेक इससे पहले भी कह चुका है कि अगर कंपनी का टीका लगवाने के बाद किसी भी व्यक्ति को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो कंपनी उसका मुआवजा देगी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अशोभनीय पोस्ट डालने के आरोप में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कानून के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर छावनी के पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला ने बताया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में उसने ये टिप्पणी जो थी वो डिलीट कर दी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए 17 जनवरी को मामला दर्ज कर यादव को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी का यह भी कहना है कि हमने पाया कि आरोपी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे से छेड़छाड़ की थी और इसे आपत्तिजनक बना दिया था। उन्हें जिले के चोरी चोरा इलाके के एक गांव से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 459 के तहत मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। इसके साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट भी लागू किया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।